नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें आपका पहला चैप्टर होगा मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ समरी टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर पूरी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं 11-12 दोनों क्लास की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसकी एक कॉन्सेप्ट देखते हैं मानचित्र द्वारा। भूगोल यानी कि भूगोल पृथ्वी का मानव आवास के रूप में हम यहाँ अध्ययन करेंगे और इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है भौतिक भूगोल, दूसरा आपका आता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में जो बात की जाती है वो की जाती है विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण की बात की जाती है, इन्वायरमेंट की बात की जाती है। लेकिन वहीं पर मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है, एक तरफ भौतिक पर्यावरण और एक तरफ भौतिक पर्यावरण और मानव जगत दोनों की बात की जाती है। चलिए हम बात करते हैं मानव भूगोल की मूल प्रकृति क्या है। ये हमारा टॉपिक है, यानी कि मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है, यानी कि मानव की बात करता है, मानव के आसपास की बात करेगा। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित हैं। वही मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान है और मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित होता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वहीं पर यानी कि अलग अलग प्रकार के हमें भूगोल देखेंगे, मानव भूगोल, जनांकी भूगोल, जनसंख्या भूगोल। और वहीं पर हम बात करते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो यहाँ जो इसका जो एरिया होगा वो होगा आपका जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन किया जाएगा। प्रदेश संसाधनों के उपयोग व नियोजन का अध्ययन किया जाएगा। सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाएगा। वातावरण समायोजन का अध्ययन किया जाएगा। वातावरण समायोजन का कालिक अनुक्रमण अध्ययन किया जाएगा। वहीं अध्ययन उपागम कौन कौन से होंगे, यहाँ आपका होगा पारिस्थितिकी उपागम, क्षेत्रीय उपागम, व्यवहार परक उपागम, कल्याण परक उपागम और क्रमबद्ध उपागम। इन तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि मानव भूगोल की शाखाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, किस किस का अध्ययन हम यहाँ कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले सैन्य विज्ञान का अध्ययन इसके अंतर्गत इसकी शाखा है। सैन्य भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक भूगोल, अर्थशास्त्र के अंतर्गत यहाँ पर आर्थिक भूगोल, मनोविज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर व्यवहारवादी भूगोल, इतिहास के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे ऐतिहासिक भूगोल और राजनीति के अंतर्गत देखेंगे यहाँ पर राजनीतिक भूगोल। इस तरह से हम इन जो टॉपिक जो दिए गए हैं इनके, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो नगरीय अध्ययन हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो इतिहास हो, सभी के साथ हम यहाँ जोड़ करके राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, स्थानीय भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, हम यहाँ सारे सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन, वो सबसे पहले हम यहाँ कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो आपके पास ये ऑप्शन है, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। निम्न में से किस भूगोल वेदता का संबंध संभववाद से है। तो ये हो जाएगा आपका विडालडी ला बिलास। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों से उचित विकल्प चुनिए। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन हैं। तो सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों ठीक है। मानव भूगोल की इस परिभाषा का संबंध किस भूगोल वेदता से है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। सही आंसर हो जाएगा आपका हंटिंगटन। विकास की आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत था, उसकी पूजा करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा से समर्थन करता है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था।
तो ये आपका हो जाएगा निश्चयवाद। जब वो प्रारंभिक अपनी अवस्था में रहा होगा तब निश्चयवाद था उस समय, जिस समय प्रकृति की वो सुनता था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की एक शाखा नहीं है? यहाँ आप देखेंगे कि मानव भूगोल जो अंतर्गत जो शाखा नहीं आती है वो आपकी कौन सी आती है? समुद्र विज्ञान। जैसे कभी आपने देखा भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर का संबंध किस विचारधारा से है? तो इनका था नव निश्चयवाद से। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और उपयुक्त कथन में सही आंसर दीजिए। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर जो होगा वो जाएगा आपका सी, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत है? आपके पास ये ऑप्शन है, या स्रोत यहाँ हो जाएगा स्रोत नहीं है, स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य इसके स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग पर बल देता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक संगठन। अब हम यहाँ बात करते हैं कुछ बड़े से क्वेश्चन की। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तो अगर हम यह बात करते हैं कि भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। राटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। ये बात राटजेल ने कही। इसके अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? किसी क्षेत्र की जनसंख्या की उस क्षमताओं का अध्ययन करना, प्रदेश के संसाधनों के उपयोग और उनके नियोजन के अध्ययन करना, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना और वातावरण समायोजन का अध्ययन। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं जो इंपोर्टेंट नहीं थे। प्राकृतिक और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कथन को प्रमाणित कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है। प्रकृति और मनुष्य आपस में जटिलता से जुड़े हैं। प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आपसी अन्योन्य क्रियाएं द्वारा मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण रचना की है। वहीं भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन प्राय रूपकों के रूप में किया जाता है, जैसे पृथ्वी के रूप में, तूफान की आंख, नदी का मुख आदि के रूप में यहाँ व्याख्या की गई थी। तो इनका जो संबंध जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, वो इनको आपस में अलग नहीं कर सकते। मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? किन 3 तथ्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसके निम्नलिखित तथ्य कौन कौन से? पहला आपका है कि भौतिक पर्यावरण व मानव जगत के बीच अन्योन्य क्रिया द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया गया है। पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया। धरातल पर रहने वाले समस्त मानवीय जगत एवं उसकी क्षमताओं का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन आपका आता है, पर्यावरण निश्चयवाद के विचार को उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए। जो निश्चयवाद था आपका पर्यावरण, या हम कहें कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित था सॉरी, इस बात की पुष्टि कीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव की प्रौद्योगिकी ज्ञान का स्तर अत्यंत निम्न था। उस समय सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। यानी कि हम बात करें प्रारंभिक अवस्था की, तो उस समय व्यक्ति के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके जो
टेक्निकल स्तर जो था बहुत निम्न था और उसकी जो अवस्था थी, सामाजिक अवस्था, वो आदिम टाइप की थी, आदिवासी टाइप की थी। इसके पास कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थीं। इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय था। प्रकृति के अनुसार ही मानव ने स्वयं को ढाल लिया। हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो उस समय उस अवस्था में मानव ने अपने आप को स्वयं प्रकृति के अनुसार डालता था। इस अवस्था में मानव प्रकृति सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और मानव प्रकृति की पूजा करता था। इतना डरा हुआ व्यक्ति था वो, कभी तूफान आ गया, कभी बारिश आ गई, उसे पता लगता ही नहीं था। इतनी प्रचंडता थी कि उसकी कड़कती बिजली से वो डरता था, उसकी पूजा करने लगा और वह प्रकृति की सुनने लगा। कब? जब वो स्टार्टिंग की अवस्था, जब उसकी प्रारंभिक अवस्था रही होगी। इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया था। इस सामंजस्य को पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया कि उस समय के व्यक्ति ने, उस समय के आदिम समाज ने अपने आप को पूरी तरीके से पर्यावरण के अंतर्गत ढाल लिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा को दर्शाता है, उसकी विशेषताएं बताइए। मानव भूगोल की विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संभववाद के नाम से। जब मनुष्य धीमे धीमे प्रकृति के अंदर संभावनाएं तलाशने लगता है, समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है। यही उसका मूल उद्देश्य था कि वो धीमे धीमे मानवीकरण प्रकृति का कर देता है। इस अवस्था में मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूपृष्ठ पर का निर्माण करती हैं और मानवीय क्रियाओं की छाप चारों ओर नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद संकल्पात्मक निश्चितवाद और संभववाद के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करता है। या हम कहें कि नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर की देन है। दो विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास कीजिए। या हम कह सकते हैं कि नव निश्चयवाद की कोई इतनी विशेषता बताइए। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा निश्चयवाद से, दूसरा संभववाद से और तीसरा नवनिश्चयवाद से। इसमें तीन ही हमारे पास टॉपिक जो है। अब विचारधारा क्या थी टेलर की? यह विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग की बात करती है। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने की पर बल देती है। रुको और जाओ और देखो, उस तरह का कॉन्सेप्ट जो है उस पर चलता है। पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और न ही प्रकृति स्वतंत्र रहकर जी सकता है। तो उसके साथ सामंजस्य उसको बिठाना ही पड़ेगा, तभी आगे जीवन संभव है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना, उसे विनाश से बचाना होगा और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना, खनन करते समय अति दोहन से बचाना, ये मनुष्य का कर्तव्य होगा। तभी प्रकृति के साथ में मनुष्य का सामंजस्य बैठ सकता है। वहीं मानव भूगोल की मानववादी विचारधारा से क्या आशय है? मानवतावादी विचारधारा से आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना है। इसका उदय 1970 दशक में हुआ। इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा इस पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह मनुष्य की केंद्रीय क्रियाशील विकासशील भूमिका रही। इसमें प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों के कारणों का निवारण पर ध्यान आकर्षित करती है। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके 5 नंबर के आते हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है? उपर्युक्त उदाहरणों के साथ प्रमाणित कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रकृति का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता, डीएनए आनुवंशिकी रहस्यों में अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता प्राप्त की, वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित किए गए। प्राकृतिक के ज्ञान के आधार पर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। वहीं एक क्वेश्चन है, समय के साथ मानव भूगोल को स्पष्ट करने वाले उपगामों में
परिवर्तन आया। मानव भूगोल के उपागमों में यह गत्यात्मकता विषय की परिवर्तनशील प्रकृति दर्शाती है। इस कथन के संदर्भ में मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? पहले, विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया नगण्य थी और एक दूसरे विषय के समीप था। संसार के विभिन्न देशों में यात्रा करने वाले यात्री क्षेत्रों के विषय में सूचनाओं का प्रचार किया करते थे। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप अन्वेषण के प्रयास शुरू हुए और धीरे धीरे लोगों देशों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। औपनिवेशिक युग में अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंचा जा सके और उनके विषय में तालिकायुक्त सूचनाएं प्राप्त हो सकें। 1970 के बाद दशकों में मानव भूगोल में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा का उदय हुआ। इनके उदय ने मानव भूगोल को सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बल दिया। तो ये आपका था मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, नेक्स्ट टाइम से इसका ध्यान रखा जाएगा, 2 पार्ट में हम इसको बना देंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप उनको भी हेल्प दे सके, उनको भी हेल्प मिल सके। और इस तरह से हम पूरी ज्योग्राफी जो है उसके शॉर्ट में इसका अध्ययन करेंगे ताकि इसका आपको अच्छे से लाभ मिल सके। धन्यवाद।